आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी दूसरों की जान बचाई हो, अगर उसी इंसान की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से न हो पाए तो क्या उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है? आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहां कॉलरा ने तबाही मचा रखी थी और एक डॉक्टर था जो दिन रात बिना थके सबकी सेवा कर रहा था। लेकिन जब वही डॉक्टर मौत की आगोश में चला गया तो गांव वालों ने उसके साथ क्या किया? एक अधूरी चिता, एक गायब लाश और फिर रात के अंधेरे में नदी के किनारे दिखने लगी एक परछाई। ये कहानी है ननीपुर गांव की, जहां गलती सिर्फ 5 लोगों की नहीं थी बल्कि पूरे गांव की थी। और जब गलती सामूहिक हो तो उसका अंजाम भी डरावना होता है। तो कान लगाकर सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए है कि मरे हुए का अपमान जिंदा लोगों की नींद छीन सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, ननीपुर अधूरी चिता का श्राप। श्मशान में चटचट की आवाज के साथ एक चिता जल रही थी। आग की लपटें कभी तेज उठती, कभी धीमी पड़ जाती। चिता के सामने 5 आदमी चुपचाप खड़े थे। अंधेरी रात, पास बहती कुश्ती नदी और जलती हुई लकड़ियों की गंध सब मिलकर माहौल को और भी भयावह बना रहे थे। उन 5 में से एक बार बार लड़खड़ा रहा था। शराब का नशा साफ झलक रहा था उसके चेहरे पर। यह कोई आम दिन नहीं था। आमतौर पर जब श्मशान में कोई शव जलता तो गांव के कई लोग जमा हो जाते, लेकिन आज वहां सिर्फ यही 5 लोग थे। गनू, कालू, बादल, नटू और सुबल। गनू, जो दुबला पतला आदमी था, लड़खड़ाती आवाज में बोला, हे गेनुदा, कहीं किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? जो काम किया है ठीक तो हुआ? कालू ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, अरे चुप कर, सब ठीक हुआ है, इतना डरने की क्या बात है? गनू ने फिर कहा, लेकिन सोचो, अनादि डॉक्टर ने पूरे गांव का इलाज किया, कॉलरा फैल रहा था और आज उसके आखिरी वक्त में कोई नहीं आया, खुद गांव वाले भी नहीं। बादल ने लंबी सांस ली। सही कह रहा है, पूरे गांव में कॉलरा के मरीजों को बचाते बचाते खुद डॉक्टर ही मर गया और देखो, आखिरी संस्कार के लिए भी कोई नहीं आया। अचानक सुबल ने चिता की ओर देखकर कहा, लेकिन गनुदा, लाश कहाँ गई? ये सुनते ही 5 एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गनू झुंझलाकर बोला, अरे छोड़ ना, इतना सोचने से क्या होगा, चल नदी से पानी ले आ, चिता बुझा देते हैं, कब तक ऐसे जलती रहेगी? सुबल कुश्ती नदी से एक घड़ा भरकर लाया। गनू के कांपते हाथों से जैसे ही पानी चिता पर पड़ा, आग फुफकारती हुई बुझ गई। बिना पीछे देखे 5 आदमी अलग अलग दिशाओं में अपने अपने घर की ओर लौट गए। अंधेरी रात इस पूरे काम की गवाह बनकर खामोश खड़ी रही। ननीपुर गांव कुश्ती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। कुछ ही घर, अलग अलग पेशों के लोग, लेकिन आपस में सब एक दूसरे को जानते थे। यहाँ मेले लगते, पूजा होती और गांव को एक खुशहाल गांव माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आसपास के इलाकों में कॉलरा फैल चुका था। ननीपुर भी इससे अछूता नहीं रहा। रोज किसी न किसी घर से मौत की खबर आती। सुबह होते ही गांव के बरगद तले लोगों की भीड़ लग गई। गांव के मुखिया चरण मोडल ने सभा बुलाई थी। गनू, कालू, वो सब कहाँ हैं? किसी ने पूछा। 5 ने आंखों में इशारा किया और आगे बढ़ाए। चरण मोडल ने भारी आवाज में कहा, कल रात अनादि डॉक्टर का अंतिम संस्कार ठीक से हुआ ना? बहुत बड़ा आदमी था, पूरे गांव के लिए जिया। गनू हड़बड़ाकर बोला, हाँ मोडल काका, सब ठीक से हुआ। कालू और बाकी लोग तुरंत बोले, हाँ, सब विधि से किया गया। चरण मोडल ने सिर हिलाया, फिर गहरी चिंता में बोले, लेकिन अब क्या होगा? कॉलरा बढ़ रहा है। आज सुबह हरा नामी की पत्नी भी मर गई। अनादि डॉक्टर ही आखिरी सहारा थे। गांव में सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ से बूढ़ा विशुभ्रज बोला, अरे चरणदा, क्या मैं मर गया हूँ? अनादि डॉक्टर से पहले भी मैंने कितनों को ठीक किया है। ऐसा क्यों दिखा रहे हो जैसे वही भगवान थे? कुछ लोग समझ गए, अनादि डॉक्टर के आने से पहले विशुभ्रज का धंधा लगभग खत्म हो चुका था। चरण मोडल ने बात टालते हुए कहा, जो भी हो, सब सावधान रहो, कॉलरा फैला है। सभा खत्म हो गई। लोग घर लौटने लगे, लेकिन 5 और विशुभ्रज वहीं खड़े रह गए। सभा के बाद बरगद तले धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट चुके थे, लेकिन 5 गनू, कालू, बादल, नटू और सुबल अब भी वहीं खड़े थे। उनके साथ खड़ा था विशुभ्रज। चरण मोडल भी थोड़ी दूर तक गया, फिर रुक गया। विशुभ्रज ने तिरछी नजर से 5 की ओर देखा और हल्की हंसी हंसते हुए बोला, देखा, गांव वाले कैसे कर रहे हैं, जैसे अनादि डॉक्टर के बिना सब मर ही जाएंगे। गनू ने दांत पीसते हुए कहा, सच कह रहे हो विशु काका, जब डॉक्टर जिंदा था तब किसी ने ज्यादा कदर नहीं की, अब मर गया तो सबको याद आ रहा है। विशुभ्रज ने अचानक सवाल दाग दिया, वैसे तुम
तुम लोगों ने लाश सच में कुष्टी नदी के श्मशान में जलाई थी ना? ये सुनते ही पांचों के चेहरे पर हल्का सा झटका लगा। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्यों? नटू ने हकलाते हुए पूछा। अरे ऐसे ही पूछ रहा हूं, विषुब्रज बोला। आज सुबह मेरी बात हुई थी मोनिंद्र डोम से। कह रहा था कि कल रात तुम लोगों से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। गनू तुरंत बोला। अरे छोड़ो ना, मोनिंद्र शाम होते ही दारू पीकर बैठ जाता है, उसकी बातों का क्या भरोसा। विषुब्रज ने शक भरी निगाह से देखा, फिर बोला। हो सकता है, चलो मैं चलता हूं। इतना कहकर वह धीरे धीरे बड़तला की ओर बढ़ गया। पांचों ने राहत की सांस ली। बाल बाल बच गए। कालू ने फुसफुसा कर कहा। सूरज कब का कुष्टी नदी के उस पार डूब चुका था। चारों ओर घना अंधेरा फैल चुका था। सिर्फ नदी के बहते पानी की छल छल आवाज सुनाई दे रही थी। नदी के घाट पर शंभू माझी अपनी नाव किनारे लगाकर खड़ा था। आसमान में बादल घेर आए थे। हवा में अजीब सी नमी थी। आज की रात कुछ ज्यादा ही चुप है, उसने खुद से कहा। वह सोच रहा था कि अब घर चला जाए, तभी उसने देखा ताड़ के पेड़ों के बीच से कोई आकृति धीरे धीरे घाट की ओर आ रही है। इतनी रात में सवारी? शंभू बुदबुदाया। इसे पार करवा दूं, फिर घर जाऊंगा। आकृति घाट के पास आकर रुक गई। हल्की धुंध के कारण चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो? शंभू ने आवाज दी। कहाँ जाना है? ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा, मौसम ठीक नहीं लग रहा। कोई जवाब नहीं आया। शंभू झुंझलाया। उसने लालटेन ऊपर उठाई। जैसे ही रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, शंभू का दिल धक से रह गया। वह अनादि डॉक्टर था। वही धुले पीले कपड़े, वही काले कोट जैसी चादर, वही चेहरा, लेकिन रंग उड़ चुका था। आंखें अजीब तरह से स्थिर थीं। राम राम, शंभू के मुंह से निकला। हे भगवान, रक्षा करो। अनादि डॉक्टर ने धीरे से अपनी तर्जनी उठाई और दूर नदी किनारे की ओर इशारा किया। शंभू कुछ समझ नहीं पाया। डर से उसका शरीर अकड़ गया। कुछ पल दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर अनादि डॉक्टर की आकृति हवा में घुलती हुई गायब हो गई। शंभू की आंखें पलट गईं। वह नाव पर ही गिर पड़ा। सुबह घाट पर भारी भीड़ जमा थी। मछुआरे, हाट जाने वाले लोग सब शंभू माझी को बेहोश हालत में देखकर घबरा गए। कुछ देर बाद उसे होश आया। चरण मोडल, विषुब्रज और गांव के कई लोग उसे घेर कर खड़े थे। क्या हुआ शंभू? किसने हमला किया? यहां तो कभी चोर डाकू नहीं आते। शंभू कांपती आवाज में बोला। मैंने कल रात अनादि डॉक्टर को देखा। पूरा घाट सन्न रह गया। वह मुझे घूर रहा था, उंगली से इशारा कर रहा था। मैं डर गया, चक्कर आ गया। यह सुनते ही गनू उछल पड़ा। अरे क्या बकवास कर रहा है? कल ही हमने डॉक्टर की चिता जलाई है। शंभू ने गुस्से में कहा। मुझे पागल मत समझो गनू, मैं शराबी नहीं हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चरण मोडल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बस अभी कोई हंगामा नहीं। मैं आज ही पास के गांव से शंकर भट्टाचार्य को बुलवाता हूं। शंभू, तुम घर जाओ। लोग धीरे धीरे लौट गए, लेकिन चरण मोडल और विषुब्रज वहीं रुक गए। विषुब्रज ने धीमी आवाज में कहा। चरणदा, बात कुछ ठीक नहीं लग रही। मोनिंद्र डोम कह रहा था कि वह श्मशान में मौजूद ही नहीं था। चरण मोडल नदी की ओर देखते हुए बोला। अगर कॉलेरा के साथ साथ भूत का साया भी पड़ गया तो ननीपुर बर्बाद हो जाएगा। रात फिर उतर आई। शंभू की बातों से पूरा गांव सहम गया था। रास्ते सूने पड़े थे, दरवाजे बंद। नदी किनारे घास और झाड़ियों के बीच एक जगह थी जहां गनू और उसके साथी अक्सर शराब पीने बैठते थे। गनू ने बोतल से लंबा घूंट लिया। मुझे तो लग रहा है शंभू पूरा झूठ बोल रहा है। बादल बोला। हाँ, मरा आदमी थोड़े ही वापस आता है, लेकिन कालू का चेहरा पीला पड़ चुका था। इतना बड़ा झूठ बोलना सही तो नहीं हुआ ना? गनू झंझलाया। चुप कर, डॉक्टर हमारा दोस्त नहीं था। तभी झाड़ियों के अंदर से खसखस की आवाज आई। कालू कांप उठा। क्या है वहां? घास धीरे धीरे हिलने लगी। ठंडी सिहरन भरी हवा बहने लगी। गनू ने आवाज लगाई। कौन है वहां? सामने आ। झाड़ियों से एक आकृति बाहर निकली और पांचों के हाथ से बोतल छूट गई। सामने अनादि डॉक्टर खड़ा था। उसका चेहरा खूनहीन, आंखें क्रोध से भरी। और तभी वह के हवा की तरह कालू की ओर झपटा। अनादि डॉक्टर की प्रेत आकृति हवा की तरह झपटी और सीधे कालू के ऊपर जा गिरी। उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथों ने कालू की गर्दन जकड़ ली। कालू की आंखें बाहर की ओर उभर आईं। मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी सांस जैसे किसी ने छीन ली हो। गनू, बादल, नटू और सुबल डर के मारे पत्थर बनकर खड़े रह गए। किसी के पैरों में जान नहीं थी। फिर अचानक भागो, गनू की चीख निकली। चारों झाड़ियों को चीरते हुए जान बचाकर भागे। पीछे से कालू की घुटी हुई आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। घास, कांटे, झाड़ियां, कुछ भी नहीं देखा, बस भागते रहे। कुछ देर बाद वे हांफते हुए चंडी मंडप के पास पहुंचे। वहां चरण मोडल और गांव के 2-3 बुजुर्ग बैठे थे। गांव की हालत पर चर्चा कर रहे थे। चारों बदहवास हालत में आकर गिर पड़े। क्या हुआ रे?
चरण मॉडल चौंक कर उठ खड़ा हुआ। इतनी रात को ऐसे दौड़ते हुए क्यों आए? गनु की आवाज कांप रही थी। चरण काका, वो आ गया। कौन? अनादि डॉक्टर। पूरा मंडप सन्न रह गया। बादल ने कांपते शब्दों में सब बता दिया। झाड़ियों की आवाज, ठंडी हवा और फिर अनादि डॉक्टर का सामने आना और कालू का वहीं छूट जाना। कालू अकेला है वहां। नटू लगभग रो पड़ा। चरण मॉडल का चेहरा सख्त हो गया। अरे नालायकों, उसे वहीं छोड़ आए। उसी समय शंभू माझी भी वहां आ गया। मैं भी चलूंगा, उसने कहा। जो मैंने देखा था वही सच था। सब चलो, चरण मॉडल ने आदेश दिया। 10 मिनट के भीतर पूरा दल नदी किनारे उस अड्डे के पास पहुंच गया। जो दृश्य उन्होंने देखा वह रूह कंपा देने वाला था। कालू आग के पास चारों ओर फैले हाथ पैरों के साथ बेहोश पड़ा था। उसकी गर्दन पर काले नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सुबल उसके पास बैठा हिलाया, कालू, ओ कालू। कोई जवाब नहीं। नटू दौड़कर नदी से पानी लाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर बाद कालू ने कराहते हुए आंखें खोली। क्या हुआ? चरण मॉडल ने कठोर स्वर में पूछा। साफ साफ बताओ, अनादि डॉक्टर की आत्मा क्यों भटक रही है? कालू डर से रोने लगा। तभी विशुभ्रज आगे बढ़ा। अब झूठ बोलने का वक्त नहीं। मोनेंद्र डोम से मैंने सब सुन लिया है। गनु का सिर झुक गया। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। चरण काका, गलती हो गई हमसे। सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। जिस रात अनादि डॉक्टर कॉलरा से मरा, गांव वालों ने हमें ही लाश उठाने को कहा। कोई साथ नहीं आया। गनु रुक गया, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। हम पांचों खाट पर लाश रखकर श्मशान की ओर चले। इसी घास के जंगल के पास थक कर बैठे, थोड़ी शराब पी ली। सभी समझ चुके थे। पता नहीं कब हमारी आंख लग गई। जब जागे तो लाश खाट पर नहीं थी। मंडप में सन्नाटा छा गया। हम डर गए। गनु रोते हुए बोला, किसी को कुछ नहीं बताया। खाली खाट पर चिता सजाई और आग लगा दी। चरण मॉडल का चेहरा लाल हो गया। अरे पापियों, जिस आदमी ने पूरी उम्र गांव की सेवा की, उसकी लाश तक नहीं संभाल पाए। गनु चिल्लाया। तो दूध के धुले थे, कोई साथ क्यों नहीं आया? दोनों पक्षों में बहस बढ़ने लगी। तभी एक ठंडी सिहरन भरी हवा पूरे इलाके में फैल गई। झाड़ियों की घास हिलने लगी। सबकी सांस अटक गई। धीरे धीरे अनादि डॉक्टर की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था। उसकी आवाज गूंजती हुई निकली। तुम सब अकृतज्ञ हो। सबके पैर कांपने लगे। मैं तुम लोगों की सेवा करते करते मरा, और जब मेरी लाश रखी थी तब झाड़ियों से सियारों का झुंड आया। सबकी आंखें फैल गईं। वे मेरे शव को खींचकर कुष्टी नदी के जंगल में ले गए। अब शायद मेरा शरीर अधूरा पड़ा है। उसकी आंखें जल उठीं। मेरी चिता पूरी करो, मेरा अंतिम संस्कार करो, नहीं तो मैं इसी गांव की हवा में बस जाऊंगा। ये कहकर आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। रात लगभग खत्म होने वाली थी। सब मिलकर जंगल की ओर दौड़े। काफी खोजबीन के बाद अनादि डॉक्टर के शव के अवशेष मिल गए। सुबह की पहली किरण के साथ कुष्टी नदी के श्मशान में फिर एक चिता जली। इस बार पूरा गांव मौजूद था। भोर की हल्की रोशनी कुष्टी नदी के ऊपर फैलने लगी थी। ठंडी हवा के झोंकों में चिता की आग कांप रही थी। लकड़ियां धीरे धीरे जल रही थीं और धुएं की पतली धार आसमान की ओर उठ रही थी। इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था। गांव का हर आदमी, हर औरत, हर बूढ़ा, सब श्मशान में मौजूद थे। किसी ने भी आंख उठाकर आग की लपटों की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। सबके सिर झुके हुए थे। अनादि डॉक्टर की अधूरी देह के अवशेष अब पूरी विधि से चिता पर रखे गए थे। गंगा जल, तुलसी पत्ता, जो भी मिल सका सबने मिलकर व्यवस्था की। चरण मॉडल सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में थकान और पश्चाताप साफ झलक रहा था। हम सब अपराधी हैं, उसने भारी आवाज में कहा। जिस आदमी ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसे आखिरी समय में अकेला छोड़ दिया। गनु सबसे पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लगातार जलती चिता पर टिकी थीं। हर चटकती लकड़ी की आवाज उसके दिल में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसके कानों में अनादि डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी, तुम सब अकृतज्ञ हो। कालू अब भी कमजोर था। उसकी गर्दन पर उंगलियों के नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह कांपते हुए बोला, अगर हम समय रहते सच बोल देते। गनु की आवाज फूट पड़ी। मैं जिंदगी भर ये बोझ ढोऊंगा। चिता की आग तेज हुई। हवा अचानक स्थिर हो गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे नदी की सतह पर कोई परछाई हिल गई हो। शंभू माझी ने कांपते स्वर में कहा, देखो। सबकी नजर नदी की ओर गई। कुष्टी नदी के ऊपर हल्की सी धुंध तैर रही थी। उस धुंध के बीच एक पल को अनादि डॉक्टर की आकृति उभरी। इस बार शांत, गंभीर। उसने किसी को डराया नहीं, सिर्फ दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और फिर वह धुंध में घुल गया। किसी ने राहत की सांस ली, किसी की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद ननीपुर में कुछ बदल गया। लोग पहले से ज्यादा सावधान हो गए।
कुएं साफ किए गए, पानी उबाला जाने लगा। ऋषिब्रज ने खुद आगे आकर कहा, अब से मैं झाड़ फूंक नहीं, साफ सफाई और दवा पर जोर दूंगा। गांव के कुछ लोग पास के शहर से नए डॉक्टर को लाने गए। अजीब बात यह थी, अगले कुछ दिनों में कॉलेरा के नए मामले लगभग बंद हो गए। लोग कहते डॉक्टर की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन गनू के लिए शांति आसान नहीं थी। रात को उसे नींद नहीं आती। आंख बंद करते ही श्मशान, अधूरी चिता और ठंडी उंगलियां याद आती। एक रात वह अकेला कुष्टी नदी के किनारे बैठा था। पानी की आवाज धीमी थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। गनू ने भर्राई आवाज में कहा, डॉक्टर बाबू, अगर आप कहीं सुन रहे हो, मुझे माफ कर दीजिए। हवा का एक ठंडा झोंका आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मन हल्का हो गया था। कुछ हफ्तों बाद गांव में फिर से मेले की तैयारी शुरू हुई। लोगों के चेहरे पर डर नहीं, सीख की परछाई थी। चरण मॉडल ने सभा में कहा, हमने एक बड़ी गलती से सबक सीखा है। मृतक का सम्मान जीवितों की रक्षा करता है। सबने सिर हिलाया। गनू ने वहीं खड़े होकर सबके सामने कहा, मैं कसम खाता हूं, अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और किसी की सेवा से मुंह नहीं मोड़ूंगा। गांव ने पहली बार गनू को ताली बजाकर सुना, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी जब कुष्टी नदी पर घना कोहरा उतरता है तो कुछ लोग कहते हैं उन्हें सफेद कपड़ों में एक परछाई दिखाई देती है। डराने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि कृतज्ञता इंसान की सबसे बड़ी पूजा है। समय धीरे धीरे ननीपुर के जख्मों पर मरहम लगाने लगा। कॉलेरा का आतंक अब बीते दिनों की बात बन चुका था। गांव में नए डॉक्टर की नियुक्ति हो गई थी। दवाइयां आने लगीं, कुएं ढंक दिए गए और हर घर में पानी उबालने की आदत पड़ गई। लेकिन जो बात नहीं बदली वह थी लोगों की याद। अनादि डॉक्टर का नाम अब गांव में अलग सम्मान से लिया जाता था। जिस बरगद के नीचे पहले उसकी आलोचना होती थी, अब वहीं लोग उसकी बातें करते। अगर वो न होते तो न जाने कितने लोग मर जाते। श्मशान का रास्ता अब सूना नहीं रहता। कुष्टी नदी के घाट को साफ रखा जाने लगा, क्योंकि गांव वालों को अब समझ आ चुका था, मौत के बाद भी कर्तव्य खत्म नहीं होता। गनू में सबसे बड़ा बदलाव आया। जो आदमी कभी सुबह से बोतल ढूंढता था, अब सूरज उगने से पहले उठ जाता। वह नए डॉक्टर की मदद करता, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाता और श्मशान के कामों में भी सबसे आगे रहता। कई बार लोग उससे कहते, अरे गनू, तू तो बदल गया रे। गनू बस इतना ही जवाब देता, डॉक्टर बाबू ने मेरी आंखें खोल दी। रात को जब वह अकेला होता तो उसे अब डर नहीं लगता, क्योंकि डर की जगह पछतावा और सीख ने ले ली थी। एक रात की बात है, आसमान में बादल थे। कुष्टी नदी के ऊपर कोहरा उतर आया था। शंभू माझी अपनी नाव किनारे बांध रहा था। वह अब भी उस रात को भूल नहीं पाया था। तभी उसने देखा, नदी के उस पार हल्की रोशनी में एक सफेद आकृति खड़ी है। शंभू का दिल जोर से धड़का, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था। वो हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर बाबू। आकृति ने सिर झुकाया। हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, ध्यान रखना इंसानियत को। और फिर कोहरा फैल गया। आकृति गायब हो गई। शंभू की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई, लेकिन किसी ने इसे भूत की कहानी नहीं कहा। सब बोले, वो हमें देखने आया था। ननीपुर अब पहले जैसा नहीं था। यह गांव अब डर से नहीं, सीख से चलता था। हर साल कॉलेरा के मौसम में अनादि डॉक्टर की याद में मुफ्त दवाइयों का वितरण होता। चरण मॉडल ने आखिरी सभा में कहा, अगर हम समय रहते जाग जाते तो डॉक्टर बाबू को इस तरह भटकना न पड़ता। ऋषिब्रज, जिसने कभी ईर्ष्या की थी, आज सबसे आगे खड़ा था। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन देर से ही सही। हमने सच को माना। कुष्टी नदी आज भी बहती है, श्मशान आज भी वही है, लेकिन अब वहां अधूरी चिताएं नहीं जलती। जो इंसान जीवन में सेवा करता है, उसे मरने के बाद सम्मान चाहिए। मौत के बाद किया गया अन्याय जिंदा लोगों की आत्मा को भी सता सकता है। कृतज्ञता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और इंसान बने रहिए।